एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, और वो खबर है अमन, अमेरिका और ईरान के बारे में। और इसकी मेज़बानी की है पाकिस्तान ने। क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन सूरत से आपको आगाह करेंगे। साथ ही साथ हम जाएंगे आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा सियासी सूरत है वो बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की जो कौमी सियासी क़यादत है वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या सोच रही है। तीसरे नंबर पर हम दो बड़ी अहम ख़बरों के बारे में बात करेंगे। एक ये जर्मनी की एक खातून है, रावलपिंडी में कमोबेश 23 सालों से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जज़ाम और टीबी के मरीज़ों का इलाज कर रही हैं। उनको जर्मनी ने एक आला कौमी एजाज़ से नवाजा है, पाकिस्तान भी आई होप के नवाजेगा। वो कौन है, क्या कहानी है, ये बताएंगे आपको। और फिर इटली में कुछ नवादरात, कीमती नवादरात बरामद हुए साल 2007 में, और आज इटली ने वो नवादरात पाकिस्तान के हवाले कर दिए, पाकिस्तान में पहुंच गए। क्या कहानी है इन कीमती नवादरात की, वो भी आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ियाँ तो शाह जी, आज तो मेरा ख्याल है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी खबर वो जो मुआहदे वाली है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है। आप दुनिया का कोई भी मीडिया उठा लें, हेडलाइन यही आ रही है। सिवाय मैं देख रहा था इसराइली मीडिया के, इसराइली मीडिया में हेडलाइन नहीं है ये मुआहदे वाली। अभी तक हेडलाइन नहीं आई? नहीं, मतलब खबर है वो इसको काफ़ी नीचे किया हुआ है। बाकी उनकी अपनी इंटरनल उसके हवाले से हेडलाइंस हैं। 3-4 मैंने उनकी मुख्तलिफ जो अखबारों की वेबसाइट्स हैं उसमें देखी है, हेडलाइन ये वाली नहीं है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे वाली। ये जो मुआहदा है ना, हाँ। ये मुआहदा ईरान की बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल फतह है, बहुत बड़ी फतह है। और आप ज़रा इस मुआहदे के जो कलीदी निकात हैं वो ज़रा देखें ना। बिल्कुल मैं चाहूँगा भी कि वो आप बताएं ज़रा वो जो कि ये जो 14 नुकात हैं उसमें से जो अहम तरीन है वो बताएं। अहम तरीन मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इसमें अहम बात यह है कि मुस्तकिल और फौरी जंग बंदी की बात की गई है। ज़ाहिर है पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। फिर बात की गई है कि लेबनान समेत तमाम महाजों पर लड़ाई ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि खाली ईरान नहीं, लेबनान में जो इसराइल अटैक कर रहा है उसको भी बंद किया गया। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के खात्मे का एक रोड मैप जारी किया गया है। ये बहुत अहम बात है। यानी कि इस 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई 40 रोज़ा, तो उस वक्त ईरान पाबंदियों में जकड़ा हुआ एक मुल्क था। अब इस जंग के खात्मे के ऊपर ईरान को पाबंदियाँ, जो सैंक्शंस थी अमेरिका की तरफ से और दीगर इदारों की तरफ से, उनको ख़त्म करने का एक रोड मैप जारी हो गया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान ट्रेड कर सकेगा, ईरान कारोबार कर सकेगा, ईरान की करेंसी काबिल कबूल होगी, तो ये बहुत बड़ी बात। फिर इसमें ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर का एक मंसूबा वो भी शामिल है। अब देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 300 अरब डॉलर से ईरान की इक़्तिसादी बहाली होगी। आल्दो के रेप्रेशंस, यानी कि ईरान ने मुतालबा किया था ना कि हमें हमारे जो आपने 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुँचाया है वो अदा करें, वो नहीं, उस मद में नहीं बात हुई। 300 अरब डॉलर का मंसूबा होगा। फिर मुंजमद ईरानी असासे जो हैं वो आपको पता है वो अमेरिका में मुंजमद थे, वो 79 से मुंजमद थे, उनको बहाल करने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। फिर कहा गया है कि तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात जो है ईरान कर सकेगा, इजाज़त दे दी है। और इसका मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो, हम इमीडिएट नेबर हैं, एंड आई बिलीव कि होगा भी। फिर ईरान को जोरी हथियार बनाने का कहा गया है, और ईरान ने भी इस बात का अयादा किया कि हम नहीं जोरी हथियार बनाएंगे। इस माहदे में ये लिखा हुआ है। फिर ये कहा गया कि हतमी जो माहदा है ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हतमी माहदा 60 दिन में तय होगा। यानी कि ये 60 दिन के लिए जंग बंदी हो जाएगी। जंग बंदी के बाद यानी कि माहदा तो अब शुरू हो गया, तो माहदे के अब 60 दिन शुरू हो जाएंगे जिसमें हतमी माहदा होगा, और माहदे के बाद जो है ये इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खबर है। जेनेवा में सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, और मेज़बानी के साथ साथ फ़खर बहुत सारी ऐसी इतलात भी हैं कि
अब उस मायदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईरानी जो कौम है, आपको याद है मैंने यहाँ पे बताया था कि ईरानी सदर कभी भी ट्रंप के साथ एक टेबल पे दस्तखत नहीं करेंगे, याद है हमने इस प्रोग्राम में कहा था, और वही हुआ। क्यों? सवाल ये पैदा होता है क्यों। देखिए, ईरान के लोगों से जो मेरी बात हुई थी, ईरानी लीडर से मेरी बात हुई थी, वो ये कहते थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इन्होंने हमारे रूहानी पेशवा को सरेआम कत्ल करने को का एतराफ़ किया हुआ, तो हम किसी कातिल के साथ मुआहदा नहीं कर सकते। तो ये वो वजह है। तो आपके पास डिटेल क्या है, आप क्या? शाह जी देखें, ये जो मुआहदा है इसमें नो डाउट बहुत बड़ी एक दुनिया के लिए डेवलपमेंट है। ख़ास तौर पे हम जैसे जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो इसलिए कि आप देखें तेल की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था वो गरीब और आम आदमी जो है वो अफेक्ट हो रहा था। लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडर उसमें देखें ना सारा, मैं आपको अभी जो शुरू में बता रहा था कि इजरायली मीडिया पे ये जो है ये हेडलाइन नहीं है, उसकी बुनियादी वजह है कल एक इजरायली जो 2-3 मुख्तलिफ़ अखबारों में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने इस मुआहदे के हवाले से पूरा जो है वो एनालिसिस किया हुआ था कि ये क्यों इजराइल और ईरान की अमेरिका की शिकस्त है और ये ईरान की फ़तह है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस करना मैं समझता हूँ वाकई में ये ईरान की बहुत बड़ी फ़तह है। जो सबसे पहली चीज़ है वो जिस तरह आप बता रहे थे कि $300 बिलियन का एक फ़ंड कायम किया जाएगा, ईरान के जो दीगर जो इनके मुंजमद असासे हैं वो इन्होंने दोबारा वापस करने का वो कर लिया है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो इस हवाले से, वो है सबसे बड़ा, देखें अब्राहम अकॉर्ड क्यों हुआ था। वो मिडल ईस्ट के अंदर ये जो खलीजी ममालिक हैं उसमें इसराइल के असर रसूख के लिए ये अब्राहम अकॉर्ड वो किया गया था, और उसमें सरफहरिस्त जो हमने देखा UAE ने एक बड़ा वो किरदार अदा किया। लेकिन अब इस मुआहदे से क्या हुआ है, वो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो ज़ीरो नहीं बल्कि माइनस में होगा। वो इसलिए होगा, देखें इस टाइम इस अजारादारी जो मिडल ईस्ट के अंदर किसकी कायम हुई है, वो ईरान की हुई है। जी ऐसे ईरान की हुई है। तो इसका मतलब है कि जो इसराइल के जो एक ग्रेटर इसराइल के हवाले से प्लान थे यहाँ पे कि मुख्तलिफ जो अरब ममालिक हैं उनके साथ ये अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू यहाँ पे उनकी प्रेजेंस हो जाएगी, ये सारा कुछ ईरान को जो है वो दबा सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा इसका हो गया है कि ईरान अरब ममालिक, वो तमाम अरब ममालिक जो कि इसराइल के साथ वो मिलना चाहते थे अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से या जो भी, अब वो ईरान के साथ ये बातचीत के ज़रिए अपने भी तमाम तर जो इनके तज़ादात हैं या जो अपने इनके मसाइल थे वो भी ईरान के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि इस जंग के दौरान जो हुआ हमने देखा है, सऊदी अरब के ऊपर अटैक हो, UAE के ऊपर हो, कतर के ऊपर हो, कुवैत के ऊपर हो, बहरीन के ऊपर हो, सब के ऊपर, तो ये इनको अब जो ईरान के हवाले से ये एक बड़ा अपर हैंड मिला है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से वो है कि इसराइल को ये समझ रहा था इसराइल के हम यहाँ पे आएंगे, हम अटैक करेंगे और उसके बाद शायद अवाम भी निकल पड़ेगी ईरान के अंदर और रिजीम चेंज हो जाएगा और फिर हम मनपसंद अपने यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ होंगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये जो मौजूदा रिजीम है वो उल्टा ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो इसराइल के ये जो एक मंसूबा था लॉन्ग टर्म के लिए वो भी नाकाम हो गया। इससे भी ज़्यादा और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे फाइनेंशली जो ईरान की, जिस तरह आपने भी डिस्कस किया कि इसमें सेवरल ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे माशी तौर के ऊपर ईरान मज़ीद मजबूत होगा। अब ये $300 अरब जो है ये मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, ये फ़ंड कायम हो ना हो, क्योंकि इस पर अभी भी एम्बिग्विटी है कि आया इस पर अमेरिका कह रहा है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं क्या वो कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी अनसर्टेनिटी है इस हवाले से। लेकिन जो सर्टन चीज़ है जिससे ईरान की ये जो फतह डिक्लेयर हो रही है वो ये है कि ईरान के ऊपर जिस तरह आपने बताया ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स की तमाम तर जो पाबंदियां हैं ये ख़त्म हो गई हैं। ईरान की जो पासदारान इनकलाब और जो ईरानी गवर्नमेंट थी वो पहले इन पाबंदियों की वजह से जो ऑयल की एक्सपोर्ट थी वो $50 बिलियन थी। अब ये इसराइल की तरफ से कल एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया कि ये तमाम पाबंदियां ख़त्म होने के बाद ईरान की जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $100 बिलियन विद इन अ ईयर जो है वो क्रॉस कर जाएंगी। तो $100 अरब जिसकी अगर वो
ये तेल की आमदनी से हर साल अगर वो बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ईरान सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियली जो है वो उनके पास ये एक सफिशेंट फंड्स आ जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो दिफाई लिहाज से भी अपने आप को मज़ीद मजबूत करेगा। दिफाई लिहाज से अगर वो मजबूत करेगा तो इसका मतलब है कि इसराइल के लिए ये परमानेंट एक जो है वो इस रीजन के अंदर ख़तरा होगा ईरान के हवाले से। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसराइल और इसराइल की काबीना भी जिस दिन ये मुआहदे के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर का सदर ट्रंप ने ऐलान किया था, उस रात को इसराइल की ये जो नेतन्याहू की जो सिक्योरिटी कैबिनेट थी उसकी मीटिंग हो रही थी, क्योंकि आपने देखा ना कि 1 घंटा पहले इस मुआहदे के अनाउंसमेंट से पहले एक इसराइल ने बैरूत के ऊपर हमला किया था, तो वो उनकी सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही थी जिसमें फ़ैसला करना था कि क्या मज़ीद भी अटैक्स करने हैं बैरूत के ऊपर या नहीं। जब ये खबर आई तो उसके बाद जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बिन एतमार और जो बाकी इनके दीगर जो मिनिस्टर्स थे, उन सब के लिए बड़ा एक शॉकिंग ये एक वो थी खबर थी कि ये जो मुआहदा है वो कैसे सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया और इसराइल को कॉन्फिडेंस में जो है वो नहीं लिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ी फतह है, लेकिन उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान का इसमें रोल डिस्कस ना किया जाए तो ये भी बड़ी मैं समझता हूँ कि एक कोई वो नहीं है, इसलिए कि आप ये जानते भी हैं कि जब ये ईरान के ऊपर अटैक करने और तहज़ीब को मलियामेट करने की सदर ट्रंप ने धमकी दी थी और पूरी दुनिया काउंटडाउन कर रही थी, इवन जो आपकी जो मार्केट्स थी, फाइनेंशियल मार्केट्स, उन्होंने भी ये प्रिडिक्ट कर लिया था और उसकी वजह से जो मार्केट्स थी इंटरनेशनल मार्केट में, ये मैं आतिफ मियाँ का वो आपको एक ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो दुनिया की माशी तौर के ऊपर नुकसान हुआ जब पाकिस्तान ने ये आगे बढ़ के कहा सीज़ फायर के हवाले से, और जब इनिशियल 15 दिन की सीज़ फायर हुई थी, तो उसके बाद भी आप देखें कि कितनी मरतबा मुज़ाकरात टूटे, कितनी मरतबा दोबारा हमलों के हवाले से ये सारा कुछ जो है ईरान ने भी अटैक किया, अमेरिका ने भी किया। तो इतनी अनसर्टेनिटी, इतनी ज़्यादा जो है वो उसके बावजूद पाकिस्तान ये कोशिशें करता रहा और उसके बाद ये एक मुआहदा होना, ये पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी फतह है। कोई शक नहीं इस बात में। आज जब तस्वीरें आई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की साइन करते हुए इस मुआहदे को, तो एक बड़ा अच्छा लगा कि यार पाकिस्तान का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का, वो साइन कर रहा है कि एक मीडिएटर के तौर पे। तो मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है और हम हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे उसका तल्लुक़ किसी भी जमात से है, किसी भी कौम से है, किसी भी सूबे से है, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल, मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे ही, ये जो शहबाज शरीफ की तस्वीर थी ना साइन करने वाली, जो वो डिस्प्ले कर रहे हैं, किसी ने लिखा हुआ था कि शहबाज शरीफ को आने वाले चंद सालों के लिए अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर के तौर के ऊपर ना सोशल मीडिया की ये मिल गया है कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये जो मुआहदे का जो है वो बतौर मीडिएटर के साइन करना। और आज इसका मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान की और जो मौजूदा क़यादत है, मिलिट्री हो या सिविलियन लीडरशिप हो, उनकी तारीफ़ की है। तो बिलावल के हवाले से आप कुछ कह रहे थे कि वो भी कोई, वो बिलावल के हवाले से मैंने तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करनी थी। क्या वो आज आज़ाद कश्मीर की पहले तो ओवरऑल सूरत हाल के बारे में मेरे ख्याल में बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर एहतजाज जारी है और आप ये जो तस्वीरें देखें जो नज़र आ रही हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, और लोग वहाँ से स्टेज से बार बार अनाउंस हो रहा है कि हमने पुरअमन रहना है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, जो हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है हम ये साबित करेंगे कि हम ना दहशतगर्द हैं, ना हम मुल्क दुश्मन हैं, ना हम किसी के एजेंट हैं, हम इन बातों को गलत करके साबित दिखाएंगे। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। रावलाकोट में अभी हमारे दोस्त दानिश इरशाद गए हुए थे, वो मुझे बता रहे थे, वो आए हैं अभी दानिश इरशाद, और ये तस्वीरें भी एक्चुअली उन्हीं ने मुझे दी है। तो और मुख्तलिफ लोगों से भी मेरी बात हुई है। इस वक्त जो मुज़फ़्फ़राबाद में सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख फ़ख्र कल है। अच्छा, ठीक है, कोई एक्सटेंड करेंगे ये नहीं? कल का मतलब ये नहीं कि 19 तारीख को है, जब जेनेवा में साइन हो रहा होगा तो 19 तारीख कल है कागजात नामजदगी जमा कराने की। अब इसमें एक बड़ी बारीक सी अहमियत है। आपको पता है पीपल्स पार्टी पार्लिमानी एतबार से बड़ी शरूड जमात है
बड़ी फॉर साइटेड है जमात। पीपल्स पार्टी ने अभी तक अपने टिकट जारी नहीं किए, लेकिन नून लीग ने कमोबेश 37 नशिस्तों पर अपने टिकट जारी कर दिए। ठीक है कि ये 37 हमारे कैंडिडेट्स होंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे, 37 हलकों में उन्होंने जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं जारी किए? क्योंकि मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के ज़हन के किसी नेहा खाने में है कि इलेक्शन हम पिछले हफ्ते हमने ये डिस्कस किया है, मैंने आपने ये कहा था और मैंने आपको बताया था कि ये पीपल्स पार्टी चाह रही है 6 महीने जो है ना इसको इलेक्शन को फर्दर वो किया जाए, और आपने कहा था कि इमरजेंसी की कोई जो है वो गौर किया जा रहा है, वो यही है ना। तो अब तो मौका आ गया है ना, अब तो बिल्कुल 19 तारीख तो आखिरी डेट हो गई ना। लेकिन मुझे लगता ये है कि इस पे तनाज़ा पैदा हो गया पीपल्स पार्टी में और नून लीग के दरमियान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि आगे इलेक्शन चले जाएं। अब बिलावल भुट्टो ने जो आज तकरीर की है उसका लुब्बे लुबाब क्या है? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि जी गन पॉइंट के ऊपर जो इलेक्शन कमेटी की बातें ना मानी जाए। मैं लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ, ये बातें उन्होंने बिलावल ने कही हैं, लेकिन वो कहते हैं मुज़ाकरात हों, और बिटवीन द लाइन्स वो बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें पहले मामला और बाद में नए इलेक्शन करवाएं। बेसिक मैसेज ये है। नवाज शरीफ साहब ने भी कल परसों बयान दिया था कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल की जाएं। तो अच्छी बात यह है कि सैनिटी प्रिवेल कर रही है, कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप्स हैं वो सामने आ रही हैं, वो कह रही हैं बातचीत करें, एंड आई बिलीव कि बाकी लोग भी इस बात के ऊपर सुनेंगे। अब एक छोटा सा वाक़या और भी हुआ है, वो ये हुआ है कि एक साहब हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान, रिटायर्ड, उन्होंने कोई PhD किया हुआ है, डॉक्टर भी लिखते हैं अपने नाम के साथ। वो कैंडिडेट सुनाए कि आ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो अगले चीफ मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वज़ीर आज़म आज़ाद, अगले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ उनको टिकट देगी और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बाग से इनका कहा जाता है ताल्लुक़ है। मुश्ताक मिनास हमारे फेमस हमारे क्लीग भी, फॉर्मर क्लीग भी, मीडिया पर्सनैलिटी भी, और अभी मुस्लिम लीग नून के एक बड़े नुमाया नाम भी हैं और बड़ा रिस्पेक्टेड नाम है, बड़े समझदार जो है मुश्ताक मिनास हैं। तो हुआ ये है फ़ख्र कि जो 37 नामों की नशिस्त आई है ना टिकटें, उसमें मोहम्मद ख़ान साहब का नाम शामिल नहीं है, इनके उन्हें मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दी। और मुस्लिम लीग नून के टिकटों की अगर देखी जाए, तफसील देखी जाए, तो उन्होंने जो अपने जो रवायती कैंडिडेट्स हैं ना उनको उन्हीं को आगे लेके आए हैं। नए कोई शाज़ो नाज़र ही हैं, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है। तो अब देखें कि आगे क्या होता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि रावला कोट हो गो, बाग हो, धीर कोट हो, भिम्बर हो, मुजफ्फराबाद हो, वहाँ पे सब बंद है और लोग ओवरवेलमिंगली एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मैं फ़ख्र वजाहत करना ज़रूरी है। कल के हमने शो में कहा कि उमर नज़ीर का हमने नाम लिया कि उमर नज़ीर ने कोई तकरीर किया है कि वो जो टावर्स हैं वो उठा दी जाएँ। असल में वो ख्वाजा महरान थे, उमर नज़ीर नहीं थे। और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी उस वीडियो के ऊपर एक ट्वीट की हुई थी। तो पहली बात तो ये है कि वो ख्वाजा महरान थे। दूसरी बात यह है कि वो वीडियो जो है वो कह रहे हैं कि जी को 2-3 माह पहले की है। वो 3 माह पहले की है या 3 दिन पहले की है, वो कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही। ये आप अगर अपनी रियासत में जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए जो असासाजात हैं या वहाँ पर लगे हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, आप उनको तोड़ेंगे तो ये वायलेंस करने के मुतरादिफ होगा, ये कार्य सरकार में मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। अगर ये आप कौन है जो ख्वाजा महरान जो है, वो ख्वाजा महरान जो है कहाँ से ताल्लुक़ है उनका? ये ख्वाजा महरान का आज़ाद कश्मीर से ही ताल्लुक़ है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी के एक प्लेटफॉर्म से इन्होंने तकरीर की थी। वहाँ पे ये अपने आप को बताते हैं कि मैं जॉइंट एक्शन कमेटी का रहनुमा हूँ। और ज़ाहिर है वहाँ पे जब स्टेज पे आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो 3 माह पुरानी तकरीर है। भाई 3 माह पुरानी हो या 3 दिन पुरानी हो, बात तो गलत है, कोई भी करे, ठीक है। और लेकिन आप ये देखें कि उमर नज़ीर जो हैं वो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं,
वो पुरअमन तरीके से बातचीत की बात कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम बातचीत ही करना चाहते हैं, ना हम दहशतगर्द हैं। औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तमाम लोग हैं, और लोग वहाँ पर मसाइल का शिकार हैं। तो ये ओवरऑल एक वहाँ पर पिक्चर है जो आज के दिन की है। ज़ाहिर है एक और भी उसमें पीटीआई की मैं आपको बता दूं, पीटीआई ने उस दिन हमें इंटरव्यू भी दिया, उनके पार्लिमानी लीडर जो हैं पीटीआई ने अभी तक एज़ फॉर टुडे उनके कैंडिडेट्स पीटीआई और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने तो जमा करवा दिए, लेकिन उनके पास टिकटें नहीं हैं। तो अभी तक टिकट जो है वो जारी ना पीटीआई ने की है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। तो अभी ये सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की। बिल्कुल शाह जी, जो पीपल्स पार्टी है वो उसको सूट नहीं करता है इस टाइम, क्योंकि वो इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है, और जो कश्मीर के अंदर आप जिस तरह से सूरत हाल बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये जानती है ये उसके ख़िलाफ़ ही वोट पड़ेगा जो भी पड़ेगा। तो वो अभी इलेक्शन अगर होते हैं तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो सकता है आज़ाद कश्मीर से। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये इलेक्शंस फर्दर हों, और ये जिस तरह आप बता रहे हैं बिलावल ये चाहते हैं कि पहले इन मामलात को हल किया जाए उसके बाद हो। तो इसका मतलब यही है कि बिलावल फिर उसको बाद में वो जो है वो इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो हमने तो ये सारा जो है वो हल किया है, ये मुतालबात माने हैं। तो इस हवाले से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने बड़ा श्रूड एक पॉलिटिक्स वो खेल रही है। लेकिन नून लीग की तरफ से जो मेरी इतलात हैं और वो यही है, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस फर्दर डिले ना हो, और जो 27 जुलाई है वो उससे आगे वो नहीं जाने चाहिए। नून लीग ये सेंस कर रही है कि शायद वहाँ पे उनकी हुकूमत बन सकती है, और इनका फोकस भी जो लोग कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग जो है वो कर रही है, नून लीग का फोकस जीबी की बजाय आज़ाद कश्मीर पे ज़्यादा था, और यहाँ पे वो ज़्यादा वो उम्मीद लगा रहे हैं कि ये हुकूमत होगी। फ़खर, ये बात तो हो गई। दो छोटी छोटी खबरें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बड़ी पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान में जो जर्मनी का सफारतखाना है, उनकी सफ़ीर हैं एना लेपल, बड़ी मुतरक सफ़ीर हैं। पाकिस्तान में ये तीसरी दफ़ा आई हैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में, माजी में भी पाकिस्तान में रह चुकी हैं। एक वो भी थे जो इनके सफ़ीर थे उर्दू में, वो ट्वीट्स और वो बड़ा मशहूर थे। जी वो भी थे, हाँ। लेकिन ये भी बड़ी कनेक्टेड खातून है। अच्छा। ये भी बड़ी कनेक्टेड है। तो जर्मन गवर्नमेंट ने जर्मन प्रेसिडेंट की तरफ से एक अवार्ड दिया है, जर्मनी का एक नेशनल अवार्ड है। वो सिस्टर डिमिगन हैं, जो कि तैनात हैं गुज़श्ता 27-28 साल से रावलपिंडी के लेप्रोसी हॉस्पिटल में। अच्छा। और ये 1997 में आई सिस्टर, और इन्होंने जिज़ाम के मरीज़ों का इलाज किया, टीबी के मरीज़ों का इलाज किया, और बहुत सारे लोगों का इलाज किया। और देखें फ़खर, कितना मुश्किल है कि आप इतने अरसे अपने वतन से दूर रहें, उन लोगों की देखभाल करें जिनको आप जानते नहीं हैं, ठीक है। तो उनको अवार्ड दिया गया है, एक नेशनल अवार्ड दिया गया है, और उन्हें जर्मनी का पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सफ़ीर भी करार दिया गया है। अच्छा। कल शाम को जर्मन सफ़ीर के घर पे एक छोटी सी तकरीब थी, जहाँ पर लेप्रोसी हॉस्पिटल है रावलपिंडी, उसके ओहदेदार थे, डॉक्टर्स थे, नर्सें थी, तिब्बी अमला था। तो जर्मन सफ़ीर ने ये दिया। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि इंसानियत जो है उसकी फोकियत है। और बल्कि उन्होंने जो बात की, तकरीर भी की, उसमें उन्होंने कहा, ये जिन्हें अवार्ड मिला है, उन्होंने कहा कि जी मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये जो इंसानियत का हम इलाज करते हैं, हम बीमारों का इलाज नहीं करते, इंसानों का इलाज करते हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा, इससे पहले रूथ फॉ होती थी जी, वो भी जर्मन नजात थी, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी पाकिस्तान में, और वो भी यही कोड और निज़ाम का जो है वो इलाज पे जो है ना, कोई शक नहीं। ये इंसानियत की खिदमत जो है ना, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि इबादत ही कोई नहीं है कि आप अल्लाह ताला की मखलूक की जो है ये खिदमत कर रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या वो होगी। और दूसरी क्या आप एक दूसरी भी छोटी सी खबर है आज फ़खर, इटली से कीमती नवादरात जो हैं वो आज पाकिस्तान में आए हैं हेरिटेज मिनिस्ट्री में। अच्छा। ये नवादरात इटली की जो गवर्नमेंट है उसने 2007 में किसी जो रैकेट है कोई पकड़ा, उसके पास से जहाँ पर दीगर चीज़ें बरामद हुई, ये कीमती नवादरात भी, तारीख़ी नवादरात वो बरामद हुए।
तो 2007 में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह की और फिर 2025 में इसका आगाज़ हुआ। उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया क्योंकि ये जो हेरिटेज का डिपार्टमेंट है ये आपको पता है कि डिवॉल्व हो चुका हुआ है, सूबों में जा चुका हुआ है। फिर इटली में जो पाकिस्तानी सफारतखाना है उसने और पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वहाँ पर तैनात बड़े डायनामिक, उन्होंने पाकिस्तान में FIA से एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की। आज ये नवादरात पाकिस्तान में आ गए हैं। मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान को जो अपने नवादरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे ख्याल में इक़दाम करने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि हम जो अपना कीमती तारीख़ी विरसा है, तारीख़ी एहसासा है, इसे पूरी दुनिया में टूरिज़म के ज़रिए शोकेस करें। बिल्कुल। और नज़र रखनी चाहिए कि ये कौन ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान से चोरी करते हैं, डाका मारते हैं। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ वज़ारत ख़ारजा को, पाकिस्तान की जो इटली में एम्बेसी है उसको, पूरे स्टाफ को, एम्बेसडर ज़ाहिर है, कैप्टन हेड हैं उनको, और पाकिस्तान को भी कि ये सारा हुआ। और क्रेडिट जाता है पूरा इटली की गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने भी ऑनेस्टली जब उन्होंने गिरफ़्तार किया 2007 से और तहकीकात की और पता लगा कि ये पाकिस्तान की चीज़ें हैं, वो अपने पास भी रख सकते थे, उन्होंने रिटर्न की। तो ये आज की कहानी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।